अतुल सुभाष सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। आरोपी पत्नी निकिता के परिवार ने घर छोड़ दिया है। भाई अनुराग और मां निशा सिंघानिया भागे हैं। अंधेरे में बाइक पर भागते हुए नजर आए हैं परिवार वाले। बिना किसी सवाल का जवाब दिए परिवार वाले भागे। ये देखिए कैसे जो परिवार वाले हैं वो मुंह छिपाकर भागे हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि निकिता का भाई अनुराग सिंघानिया और जो मां है निशा सिंघानिया मीडिया के कैमरों से बचते हुए भागने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपों पर किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है। और ये तस्वीर आपके सामने अतुल सुभाष की तरफ से सुसाइड से पहले जो वीडियो पोस्ट किया गया था, उस वीडियो में उनकी पत्नी निकिता और जो ससुराल वाले हैं उनका जिक्र किया गया था, उनका नाम लिया गया था। और इसी के बाद से ही अतुल सुभाष की पत्नी के जो भाई हैं और उनकी मां, परिवार वाले वो कैसे मीडिया के कैमरे से बचते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिए। देखिए कैसे बाइक पर जो निकिता का भाई है वो अपनी मां के साथ भागता हुआ नजर आ रहा है और कोई जवाब नहीं दिया गया। मीडिया ने तमाम सवाल किए जो आरोप अतुल सुभाष की तरफ से लगाए गए हैं। और अतुल सुभाष सुसाइड केस में ये नया मोड़ है जो कि निकलकर सामने आया है। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। विपिन, वो तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं कि कैसे निकिता का भाई और जो उसकी मां है वो एक बाइक पर सवार होकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, क्या एक्शन? देखिए, इस पूरे मामले में बेंगलुरु में मामला दर्ज होने के बाद एक टीम अब जौनपुर पहुंची है और ये मामला बिहार से बेंगलुरु होते हुए उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंच चुका है। और वहां पहुंचने के बाद इन लोगों को ये संभावना थी क्योंकि सुबह से ही मीडिया कर्मियों ने इनके घर को घेरा हुआ था और इनसे रिएक्शन चाहते थे कि इतने गंभीर आरोप है और एक व्यक्ति आप पर आरोप लगाकर जान दे देता है, आपका इसमें रुख क्या है। तो ये लोग मीडिया से बात करने को तैयार नहीं थे, बदसलूकी कर रहे थे और देर रात अंधेरे में छिपकर भागते हुए नजर आए हैं। बाइक पर ये भागे हैं। भाई अनुराग और मां निशा ये दोनों भागते हुए नजर आ रहे हैं और उस दौरान भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। हालांकि तब तक पुलिस नहीं पहुंची थी और इसका फायदा इन्हें मिला। अब ये भागकर कहाँ गए हैं, क्या रिएक्शन है, क्या कोर्ट से इनको राहत मिलेगी, कोर्ट में क्या कुछ कहेंगे और पुलिस क्या दबिश देगी, ये तमाम सवालों के जवाब आज दोपहर के बाद से मिलेगा जब बेंगलुरु पुलिस जांच करने के लिए जौनपुर पहुंचेगी। जी शुक्रिया आपका विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। और मीडिया कर्मी जब कल अतुल की पत्नी के घर पहुंचे तो उनके परिवार के लोग नाराज हो गए। उन्होंने बात करने से मना कर दिया और कहा कि अगर वो जबरदस्ती वीडियो बनाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप भी सुनिए। हाँ ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी। उनको भी बुलाया जाएगा जो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। अच्छा, अधिवक्ता का नाम और नंबर तो दे दिए हम लोगों को, वो दे दिए कम से कम। तो बेंगलुरु में आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले ने देश में दहेज प्रथा के मामलों में हो रहे शोषण और अदालती कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश भर में महिला अधिकार कानून को लेकर बहस छिड़ गई है और इन सब के बीच आत्महत्या केस में आरोपी निकिता का भाई अनुराग और मां निशा ने अपना घर छोड़कर वो भाग गए हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं। सुभाष की आत्महत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। बेंगलुरु पुलिस भी एक्शन में आ गई है। बहुत जल्द बेंगलुरु पुलिस जांच के लिए यूपी आ सकती है और जैसा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि जो बेंगलुरु पुलिस है वो पहुंच भी गई है जौनपुर। निकिता के ताऊ सुशील भी सामने आए हैं। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। और वहीं निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया ने भी सभी आरोपों से अपने आप को अलग कर लिया है। साथ ही सुभाष के सभी आरोपों को निराधार बताया है। जो सुभाष जो आरोप लगा रहे हैं, सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी। हर चीज़ जितनी भी उन्होंने ब्लेम लगाया सारा सब चीज़ का एक्सक्यूज है उसके पास में। लेकिन अब मैं तो इस बारे में तो एकदम दूसरे मकान में रहता हूँ। रिश्ते में उसका ताऊ जरूर हूँ गार्जियन के रूप में, लेकिन बाकी सारा केस का सिलसिले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे को जानकारी नहीं, वही लोग करते हैं। और देखिए बेंगलुरु पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। बेंगलुरु पुलिस के डीसीपी शिव कुमार ने क्या कहा है आप सुनिए। मारतली पुलिस स्टेशन में उसका केस दाखिल हो गया है।
इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हमारा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अतुल सुभाष एज 34 उन्होंने जो हैंगिंग करके सुसाइड हो गया था, उसके बारे में छानबीन चल रहा है। सर कोई टीम उत्तर प्रदेश भी गई है? अभी हमें टीम बनाया है, सो PSI अभी जा रहे हैं उधर। अतुल सुभाष की खुदकुशी ने एक बार फिर इस पर बहस तेज कर दी है कि क्या पुरुष भी खामोश नाइंसाफी के शिकार हो रहे हैं। अगर इसे आंकड़ों में देखें तो सच्चाई नजर आएगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के मुताबिक साल 2021 में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने वालों में 81,063 शादीशुदा पुरुष बताए जा रहे हैं। वहीं 28,680 शादीशुदा महिलाओं ने इस दौरान खुदकुशी की थी। शादीशुदा पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी IPC की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है। IPC की धारा 498A शादीशुदा महिलाओं को पति और उसके रिश्तेदारों की तरफ से होने वाली क्रूरता से बचाती है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि धारा 498A पत्नी और उसके परिवार वालों के लिए बदला लेने का हथियार बन गई है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू हिंसा कानून और धारा 498A में कन्वेंशन रेट सिर्फ 18% है, यानी कि बाकी मामलों में या तो आरोप साबित नहीं हो पाता या फिर सेटलमेंट हो जाता है। एक तरफ दहेज कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है, वहीं दूसरी सियासी हलकों में इस पर मतभेद नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने क्या कहा है, सुनिए। प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया, बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए और एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती है। दोषी पुरुष होते हैं, ये तो आप बेकार की बात है, लेकिन दहेज प्रथा में अधिकतर बॉयज साइड से ही एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसको आप मानिए। पुरुष दोषी होते हैं, मैं नहीं मानता। परिवार दोनों दोषी होता है। हम कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड नहीं रखते हैं। और अब के जनरेशन में ये बात ज्यादा आई है कि अंडरस्टैंडिंग का भी अभाव है और हर लोग अपने तरीके से जीने चाहते हैं। तो आपने अतुल सुभाष से जुड़ी पूरी खबर को देखा, अभी तक क्या हुआ है ये भी आपने देखा, और अब आपको नोएडा के राहुल गुप्ता की कहानी भी दिखा देते हैं। जी हाँ, ये खबर भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो अपने बच्चे से मिलने के लिए तरस रहा है। बच्चा उसकी पत्नी के साथ रहता है और पति पत्नी के बीच पिछले कई सालों से केस चल रहा है। अगले महीने वो 13 साल का हो जाएगा। उसके माइंड में मेरे खिलाफ इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है कि मैं डेली रात को रोता हूँ। डेली जब घर जाता हूँ, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, उसकी याद में रोता हूँ और मैं स्टेटस पे भी डालता हूँ डेली। पर उसके अंदर दया भावना बिल्कुल नहीं है। घर में गिफ्ट पड़े हैं, कुछ चूहों ने काट दिए, पड़े रहते हैं। जब कोर्ट कहता है गिफ्ट ले लो तो कोर्ट रूम में बच्चे को गिफ्ट देता हूँ और वो जब से बात नहीं करता है तो सोचिए मेरे दिल पे क्या बीतती है। मैंने उसके चक्कर में उसके स्कूल के बाहर भूख हड़ताल करी, पुलिस ने मेरे ऊपर केस बना दिया। ये शायद घटना 2018 की है। फिर उसके बाद मैंने उसके घर के बाहर जहां वो रहती थी, उस सोसाइटी के बाहर मैंने भूख हड़ताल करी। सिर्फ मेरी डिमांड इतनी तो है, मेरे को मेरे बच्चे से मिलवा दिया जाए। और दिल्ली से बड़ी खबर है, दिल्ली के त्रिलोकपुरी में युवक पर फायरिंग हुई है। पार्क में बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। युवक को 5 गोलियां लगी हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की तलाश कर रही है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्रिलोकपुरी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक पार्क में युवक पर फायरिंग हुई है। बदमाशों ने युवक पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। युवक को 5 गोलियां लगी हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की तलाश कर रही है।
तो एक बार फिर से दिल्ली में मर्डर की कोशिश का ये पूरा मामला सामने आया है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं। एक युवक पर पार्क में फायरिंग हुई है। हालांकि युवक अभी अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र। जितेंद्र, क्या पता चल पाया है बदमाशों के बारे में? एक युवक पर पार्क में फायरिंग हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जो युवक रवि है ये दरअसल जबलोकपुर इलाके का रहने वाला है और ये एक जिम के अंदर ट्रेनर है। कल रात ये अपने दोस्तों के साथ घर के पास ही एक पार्क में हाथ सेक रहा था, तभी बताया जाता है कि कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं और इसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसमें से 5 गोलियां रवि को लगी और उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि अभी भी रवि की स्थिति अस्पताल में चिंताजनक बनी हुई है। उधर पुलिस का कहना है कि अभी शुरुआती तफ्तीश में जो मामला है वो पुरानी रंजिश का निकलकर सामने आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस लगातार जो परिवार है उससे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जितने भी इलाके में जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है, साथ ही जो चश्मदीद है उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, नजर आप बनाए रखिएगा। तो देखिए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। युवक का नाम रवि बताया जा रहा है, जो कि गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। 5 गोलियां उसे लगी हैं। और चलिए बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बड़ी खबर आपको बता दें कि एएमयू के बांग्लादेशी छात्रों की अभद्र टिप्पणी सामने आई है। कमेंट में इस्कॉन को चरमपंथी संगठन बताया है। हिंदू छात्रों ने कार्रवाई की मांग की है। छात्रों के एंटी हिंदू कमेंट की जांच भी शुरू हो गई है। एक बांग्लादेशी छात्र को नोटिस भी दिया गया है। तो आपको दिखा रहे हैं कि अब जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर कमेंट किया गया बांग्लादेशी छात्रों की तरफ से इस्कॉन मंदिर को लेकर, बाकायदा उसकी कॉपी भी दिखाई जा रही है। और मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। यहां पढ़ने वाले 3 बांग्लादेशी छात्रों पर भारत देश और हिंदू मंदिरों पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के ही एक छात्र ने एएमयू इंतजामिया और प्रॉक्टर से इस मामले की शिकायत की। शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी अधिकारियों को दिए हैं, जिसके बाद एएमयू से इस सारे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और एक आरोपी छात्र को नोटिस भी दिया गया है। अब इस पूरे मामले में एएमयू में पढ़ने वाले हिंदू जो छात्र हैं उनकी तरफ से विरोध जाहिर किया जा रहा है। अब सबसे पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है कि बांग्लादेशी छात्रों की सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा क्या गया है। दरअसल पोस्ट में इस्कॉन को चरमपंथी संगठन बताया गया। इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की गई। अभद्र टिप्पणी सामने आई है सोशल मीडिया के जरिए। पोस्ट में एंटी इंडिया में स्लोगन भी लिखे गए हैं। पोस्ट के जरिए एंटी हिंदू बातों को कहा गया है और साथ ही गरीब हिंदू महिलाओं पर भी अभद्र कॉमेंट किए गए हैं बांग्लादेशी छात्रों की तरफ से। और इसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले पर एएमयू में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों ने प्रॉक्टर से शिकायत की है। साथ ही छात्रों ने मांग की है कि आरोपी तीनों छात्रों का तत्काल निलंबन किया जाए। आरोपी छात्रों का स्टूडेंट वीजा कैंसिल किया जाए। बांग्लादेशी छात्रों की गतिविधि पर नजर रखी जाए। एएमयू के सभी 36 बांग्लादेशी छात्रों को वापस भेजा जाए। तो एंटी हिंदू कमेंट करने वाले 3 बांग्लादेशी छात्र आखिर कौन है, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहले छात्र का नाम है शामयूल, जो कि एएमयू से बीए पास आउट कर चुका है। दूसरा छात्र है महमूद हसन अरफत। इस छात्र को बीए एलएलबी में एडमिशन मिला था, लेकिन वीजा नहीं मिलने की वजह से वो एएमयू आया ही नहीं। तीसरे छात्र का नाम है रिफत रहमान, जो एएमयू में अभी बीए 3rd ईयर का छात्र है। इस मामले पर एएमयू प्रशासन ने एक्शन भी लिया है। हिंदू छात्रों की शिकायत के आधार पर जांच जारी है। छात्र रिफत रहमान को नोटिस भेजा गया, साथ ही इस मामले पर जवाब मांगा गया है। बांग्लादेश में एएमयू एडमिशन सेंटर में भी जांच की जा रही है। एडमिशन सेंटर से छात्रों की जानकारी मांगी गई है। और इस पूरे मामले पर शिकायतकर्ता छात्र अखिल कौशल और एएमयू के डिप्टी प्रॉक्टर नवाज अली जैदी ने क्या कहा, यह आपको सुना देते हैं। कल हमने रात में प्रॉक्टर ऑफिस में 3 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट एक कंप्लेंट दी है, जिन्होंने एंटी इंडिया कंटेंट पोस्ट किया है फेसबुक पे। एक बांग्लादेशी स्टूडेंट ने इस्कॉन को रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया है और उसको बैन करने के समर्थन में पोस्ट किया है। 2 जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने इंडियन फीमेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सीन और ऑफेंसिव और वल्गर पोस्ट किया है, जो कि पब्लिकली मैं बोल नहीं सकता हूँ। इन तीनों स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हमने 3 डिमांड्स रखी हैं प्रॉक्टर के सामने कि इनका इमीडिएट सस्पेंशन हो,
सेकंड, इनका डिपोर्टेशन हो और इनका स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल हो। थर्ड, हमारी जो डिमांड थी वो ये थी कि जो जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, इनके ऊपर सुपरविजन रखा जाए, इनका टोटल बैकग्राउंड चेक हो। डॉक्टर साहब को उन्होंने रिसीव कराई है। कुछ अखिल कौशल लड़का है, स्टूडेंट है मास कॉम का, उसके साथ और बच्चे थे 2-3। तो उन्होंने एक कंप्लेन दिया है कि साहब बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने कुछ नाम उन्होंने दिए हैं कि इन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं एंटी नेशनल, जिस पे हम उसको इंक्वायरी कर रहे हैं कि कौन लोग हैं, स्टूडेंट हैं कि नहीं हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो इस पे हम ज़रूर एक्शन लेंगे कि इस पे हमारे जो स्टूडेंट कंडक्ट रूल है हम उसको देखते हैं और जो कार्रवाई होगी इसमें की जाएगी। बांग्लादेश अब पूरी तरह कट्टरपंथ की राह पर चल पड़ा है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन कट्टरपंथ हिज़्ब उत तहरीर के पैम्पलेट खुलेआम ढाका की सड़कों पर बांटे जा रहे हैं। इस पैम्पलेट में एंटी भारत बातें लिखी हुई हैं। बांग्लादेश के लोगों को भारत के खिलाफ खुलेआम भड़काया जा रहा है। आपको बता दें कि हिज़्ब उत तहरीर को भारत सरकार ने आतंकी संगठन करार देकर बैन लगा दिया था। अब खुलेआम हिज़्ब उत तहरीर के सक्रिय होने पर यूनिस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा को देखकर दुनिया भर के लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश दुनिया में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। टोरंटो से लेकर गोरखपुर तक लोग बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। भारत में शहर शहर लोगों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। तमाम शहरों के लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए भारत सरकार से अब दखल देने की अपील की है। उदयपुर में भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। टोरंटो, गोरखपुर, उदयपुर, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रोटेस्ट की। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत में सियासी तकरार हो रही है। आप भी सुनिए। टीवी में, वीडियो में, सब में देखा, हजारों की संख्या में लोग हिंदुओं के ऊपर अटैक किए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए और सिर्फ 70 लोग को अरेस्ट करना ये लॉलीपॉप जैसा है। और भारत लॉलीपॉप चूसने वाला देश तो नहीं है, तो उन्हें एक्शन लेना होगा, डेफिनेटिव एंड एकदम मेटिकुलस एक्शन लेना पड़ेगा, जिससे शांति बहाल हो और लोग रह पाए। कितने सारे मंदिर लूटे गए, जलाए गए, कितने सारे महिलाओं पर अत्याचार हुए और एक डर का माहौल पूरे अल्पसंख्यक हिंदू समाज और अल्पसंख्यक समाज में उत्पन्न किया गया। जब हम उसको अपना मानते हैं तो अपनों के लिए दुख तो किया जाता है, लेकिन दुख से आगे बढ़कर जब अत्याचार बढ़ते हैं तो गुस्सा भी आना जरूरी है। वो सिर्फ पपेट गवर्नमेंट है, वहाँ स्ट्रीट्स आर कंट्रोल्ड बाय रेडिकल एलिमेंट्स, वहाँ स्ट्रीट्स आर कंट्रोल्ड बाय जमाते इस्लामी एंड हुजी टेररिस्ट। सो आई थिंक मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट नीड्स टू कम क्लीन ऑन दिस। इंसिडेंट तो हजारों हैं। दुर्गा पंडाल नहीं लगने पाया, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के व्यापारिक जो व्यवसाय के दुकानें हों, कार्यालय हों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हैं, उनकी इज्जत खतरे में है, जान खतरे में है। वाह मोदी जी, 56 की छाती लेके तो घूमते हो, लेकिन आपकी सरकार एक कायर और बुज़दिल की सरकार है। कल संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बांग्लादेश हिंसा पर विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्त्री ने ब्रीफिंग दी। विक्रम मिस्त्री ने बताया कि उनके बांग्लादेश दौरे में हिंदुओं पर अत्याचार और शेख हसीना के मुद्दे पर बातचीत हुई। बांग्लादेश ने हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। बांग्लादेश ने सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भी आश्वासन दिया है। द्विपक्षीय समझौते और हाल के राजनीतिक हालात पर भी बांग्लादेश के विदेश सचिव से चर्चा की गई। भारत ने इस दौरान सांस्कृतिक, धार्मिक, कूटनीतिक इमारतों पर जो अटैक हुए हैं उन पर चिंता जाहिर की है। यूनुस सरकार ने पुराने किसी समझौते की समीक्षा की बात नहीं कही है। और चलिए अब बड़ी खबर यूपी के संभल से जुड़ी हुई। संभल में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध निर्माण पर एक का जो दुकान है उसको तोड़ा गया है। घरों के बाहर बने स्लैब्स को भी ध्वस्त किया गया है। बिजली विभाग को 6 घरों से अवैध कनेक्शन भी मिले हैं। 20 घरों में पुलिस टीम की तरफ से दबिश दी गई है। ये तस्वीर आपको संभल की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार प्रशासन की तरफ से जो बुलडोजर कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। एक दुकान जिसको तोड़ा गया है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा खबर यह है कि कई घरों के बाहर जो अवैध स्लैब थे उनको तोड़ा गया है।
अवैध बिजली कनेक्शन का भी पता चला है। संभल के शाही जामा मस्जिद में हुए उपद्रव के बाद पुलिस ने कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस मामले में कार्रवाई कर उपद्रवियों की पहचान कर रही है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इसी के साथ कई संवेदनशील इलाकों में सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। कल भी पुलिस ने कई घरों में दबिश दी। इसी के साथ बिजली विभाग ने बिजली चोरी के कई मामले उजागर किए हैं। प्रशासन ने अवैध तरीके से कब्जाए गए कई अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया है। इधर संभल में प्रशासन की दो तरफा कार्रवाई हुई है। पुलिस प्रशासन ने 20 घरों में दबिश दी है। एक दुकान के अंदर बिजली के खंभे को घेर लिया गया था, उस दुकान को तोड़ दिया गया है। घरों को बाहर बढ़ाए गए स्लैब्स को भी प्रशासन की तरफ से तोड़ा गया है कार्रवाई करते हुए। और वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग को 6 घरों में अवैध कनेक्शन मिला है। इन 6 घरों से सैकड़ों घरों में बिजली की सप्लाई हो रही थी बकायदा। बिजली विभाग ने इस मामले में कई लोगों पर जुर्माना भी लगाया है। संभल में लगातार हो रहे एक्शन पर अधिकारियों ने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। एक पूरा खंभा किसी ने घर में कब्जा कर रखा है, तो वही बिजली विभाग और उनकी उपस्थिति के अंदर हमने उसको जो खंभा है उसका अतिक्रमण दूर कराया और उसमें 15-15, 20-20 वर्षों पुराने जो मीटर लगे हुए थे वो हमने हटवाए और जिन जिन लोगों ने बिजली चोरी की है उनके ऊपर हमने FIR दर्ज कराई है। करीबन 20 घरों में सर्च किए गए। इनकी सूचना मुखबिर खास के द्वारा दी गई थी कि ये कुछ अपराधियों के घर हैं और यहाँ पे कुछ असले या इस तरीके की चीज़ें हैं, यहाँ पे दंगे में लोग सम्मिलित हो सकते हैं। इनका सर्च किया गया। उसके साथ साथ जिलाधिकारी महोदय और नगर निगम के EO हैं, उनके साथ में भी पेट्रोलिंग की गई और बिजली विभाग के कुछ लोगों के साथ भी पेट्रोलिंग की। उसमें भारी मात्रा में बिजली चोरी है। ये पोल देखा गया, ये पोल इन लोगों ने मकान के अंदर डाइजेस्ट कर लिया था, उसे फ्री कराया गया है। और कुछ लोग जो है यहाँ बगैर कनेक्शन के भी डायरेक्ट जो चोरी से चला रहे हैं उन लोग की जांच की जा रही है। 1 मीटर पुराना मैकेनिकल मीटर घर के अंदर था, उसे बाहर निकाला जा रहा है। संभल में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव बरकरार है। इसे लेकर भी प्रशासन लगातार मीटिंग कर रहा है। सदर कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के धर्मगुरु मौजूद रहे। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर सभी धर्मगुरुओं से मांग की गई। 2020 देखना चाह रहे हैं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के हाथरस जा रहे हैं राहुल गांधी। रेप पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। जो खबर सामने आ रही है, पीड़ित परिवार ने मिलने की इच्छा जताई थी। 2020 में हाथरस में लड़की से बर्बरता हुई थी और अब ये आपको बता दें कि खबर ये सामने आ रही है कि यूपी के हाथरस अब जा रहे हैं। रेप पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। खुद पीड़िता के परिवार वालों ने मिलने की इच्छा जाहिर की थी। 2020 का पूरा मामला, जब हाथरस में लड़की से बर्बरता को अंजाम दिया गया था। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े। कुमार, क्या जानकारी? देखिए, आपको याद होगा हाथरस का एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब गए थे तब काफी विवाद हुआ था। उसी परिवार में पीड़िता की उसमें मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिवार की ओर से चिट्ठी लिखी गई राहुल गांधी को और भी तरीके से संपर्क किया गया और ये कहा गया कि जो सरकारी वायदे उनसे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि राहुल गांधी उनसे मुलाकात करें। ऐसे में आज सुबह 9 बजे राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं हाथरस में और वहाँ पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगे और उनकी भावनाओं को समझेंगे और सुनेंगे। और राज्य सरकार से जो परिवार का कहना है कि उनसे जो वादे किए गए थे पूरे नहीं किए गए, उनको पूरा करने की मांग करेंगे। जी, शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत इस पूरी जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपए देने की योजना पर विवाद हो गया है। दिल्ली सरकार की योजना पर वित्त विभाग ने सवाल उठाए हैं। वित्त विभाग ने कहा 4,30,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। योजनाओं से महिलाओं के जीवन स्तर पर असर नहीं होगा। आज सुबह 10 बजे दिल्ली कैबिनेट की बैठक होनी है और कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देंगे। कुमार कुंदन, क्या सवाल उठाए गए हैं वित्त विभाग की ओर से? देखिए अंजलि, जो सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से तकरीबन 38 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ पहुंचाने की योजना है। दिल्ली में 67 लाख महिलाएं हैं, जिसमें कि 38 लाख महिलाएं इस योजना के लिए लाभान्वित होंगी। ऐसे में एक बड़ी संख्या है जिस तक 1000 रुपये अगर आप पहुंचाते हैं तो सरकार के वित्त पर लगभग 4,500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पहले से ही कुछ मामलों में घाटे में चल रही सरकार से 15 से 20% का बोझ अधिक होगा। इसलिए अधिकारियों ने इस बात को लेकर सरकार को आगाह किया है कि इतनी बड़ी जो संख्या है उस संख्या को पैसा पहुंचाने के लिए कहां से पैसा आएगा,
और इस पैसा को सरकार कहां से लाएगी, कि क्या इसके लिए कोई अतिरिक्त कर लगाया जाए या फिर कहीं से कोई उधार लिया जाए। तमाम तरह के ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर अधिकारियों ने सरकार से यह सवाल, सरकार के सामने यह पूरा पक्ष रखा है। दरअसल अंजलि, जब कोई कैबिनेट नोट बनाया जाता है तो उसके जितने भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सारी चीजों को सरकार के सामने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखा जाता है। आज सुबह 10 बजे दिल्ली कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस बैठक में संभव है कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो। हालांकि एक पहले भी कैबिनेट में चर्चा हो चुकी है जिसमें अधिकारियों ने कई तरह से सवाल रखे हैं। अधिकारियों का ये भी कहना है कि 1000 रुपए से दिल्ली में कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में ज्यादा बेहतर है कि कोई और स्कीम चलाई जाए जिसमें कि महिलाओं को एम्पावर करने की कोशिश की जाए। उससे मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि 1000 बहुत कुछ होता है ऐसी महिलाओं के लिए जिनके पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए यह तर्क गलत है। तो कई तरह के तर्क और वितर्क है जिसको लेकर आज कैबिनेट में चर्चा होनी है इस सम्मान योजना के लिए। नजर बना रखिएगा। कुमार कुंदन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आज कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इसे लेकर के बैठक होगी और इस पर चर्चा होगी कि क्या ये स्कीम लागू की जाएगी या नहीं। और देखिए, हमारे साथ जितेंद्र भाटी भी जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, जो महिला सम्मान योजना है जिसका ऐलान दिल्ली सरकार, आतिशी सरकार की तरफ से किया गया, अब इसको लेकर ये तमाम सवाल वित्त विभाग की तरफ से पूछे गए हैं, उठाए गए हैं। इस पर, इस योजना को लेकर क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं आतिशी सरकार की, क्या सामने आ रहा है? जितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना जिसका ऐलान किया गया है और वित्त विभाग की तरफ से कहा गया है कि 4,500 करोड़ का जो अतिरिक्त बोझ है वो पड़ेगा दिल्ली पर, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा वित्तीय बोझ से जूझ रही है। और आज सुबह 10 बजे दिल्ली कैबिनेट की बैठक भी है जिसमें देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या आगे की रणनीति तैयार करती हुई नजर आएगी। दरअसल जो महिला सम्मान योजना है इसमें महिलाओं को 1000 रुपए हर महीना देने का जो ऐलान है वो किया गया है और इसी को लेकर वित्त विभाग की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। कहां से ये जो अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा, आखिर कहां से ये पैसा आएगा, क्या होगा, इस पूरे मामले को लेकर अब आतिशी सरकार की तरफ से क्या योजना है, क्या तैयारियां, इसी पर हम बात करते हैं। जितेंद्र भाटी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी किस योजना के साथ, क्योंकि सवाल उठा दिए गए हैं वित्त विभाग की तरफ से, अब कैसे बढ़ेगी इस पर आतिशी सरकार? बिल, देखिए, कोई योजना शुरू की जाती है वेलफेयर वाली तो उसमें जो मौजूदा सरकार होती है उस पर वित्त का भार बढ़ता ही है। उसका आकलन जो है वो दिल्ली सरकार ने किया था। यही वजह है कि 2024 का जो बजट था, बाकायदा उसमें ऐलान किया गया था कि दिल्ली में तमाम वो महिलाएं जो कि 18 साल से ऊपर हैं और इनकम टैक्स पेयर नहीं है, उन महिलाओं की पात्रता है, उनके पास दिल्ली का वोटर ID कार्ड होना चाहिए और इसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया था। अब एग्जैक्टली ये कितना होगा, कितनी महिलाएं आवेदन करती हैं, देखिए जो आकलन अभी किया जा रहा है वो इस पर है कि महिलाएं कितनी है दिल्ली के अंदर, लेकिन एक्चुअली ये देखना होगा कि आवेदन कितनी करती हैं और उन पर कितना वित्त बोझ बढ़ता है। जबकि दिल्ली सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था, तो इसको लेकर एक पूरा मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस पर मंथन हो रहा है कि आखिर किस तरीके से करें, लेकिन दिल्ली सरकार की योजना यही है कि चुनाव से पहले इसको लागू कर दिया जाए। तो उन्हीं तमाम चीजों को लेकर भी अभी विचार विमर्श चल रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका जितेंद्र, ये बड़ी जानकारी आपने दी है क्योंकि अब चुनाव बस आने ही वाले हैं और इससे पहले ही जो दिल्ली की आतिशी सरकार है उसकी पूरी योजना है ताकि जल्द से जल्द और चुनाव से पहले ही जो महिला सम्मान योजना जिसमें 1000 रुपए देने की बात कही गई है इसे लागू किया जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर काम हो रहा है। स्वदेशी तकनीक के जरिए सेना को सशक्त बनाने की कवायद हो रही है और इस कड़ी में अब भारतीय सेना खुद कामकाजी ड्रोन को तैयार कर रही। 21वीं सदी के नए युग की ये वॉर मशीन है, गेम चेंजिंग है। ये ड्रोन लंबे वक्त तक टारगेट के इलाके में उड़ सकता है और इसमें विस्फोटक लगा होता है। दूर बैठा कोई भी शख्स इन्हें कंट्रोल कर सकता है। ये ड्रोन उड़ान भरकर दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करेगा। ये भारत का स्वदेशी ड्रोन है और इसमें घरेलू सिस्टम भी लगाया गया है। ये मानव रहित ड्रोन टारगेट पर जाकर नष्ट हो जाता है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि इन्हें झुंड में यानी कि कई ड्रोन एक साथ भेजे जा सकते हैं। इससे ये दुश्मन के रडार और डिफेंस से बचकर टारगेट पर हमला कर सकता है। ये ऐसे ड्रोन हैं जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर तक है, यानी ये दुश्मन के घर में 1000 किलोमीटर तक घुसकर भेज सकते हैं। ततैया की तरह से दुश्मन के ठिकाने के आसपास मंडराकर ये अपना काम कर देंगे। डिफेंस के क्षेत्र में भारत का ये एक बहुत बड़ा कदम है।
और आपको प्रधानमंत्री मोदी और हिंदी फिल्मों के मशहूर कपूर खानदान की मुलाकात वाली तस्वीरें दिखाते हैं। अब कपूर खानदान के सदस्यों ने मुंबई से दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर की 100वें जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का न्योता दिया। रणबीर कपूर ने पीएम आवास पहुंचकर उनका अभिवादन किया। करीना कपूर ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लिया। आपको बता दें कि राज कपूर की 100वीं जयंती पर मुंबई में 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा। तो कपूर खानदान और प्रधानमंत्री की विशेष मुलाकात बेहद दिलचस्प रही। देखिए इस मुलाकात का ये खास वीडियो। राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया। फोटो तो रैंडमली होता होगा। बहुत कम वस्तुओं मुझे बचे थे फैमिली में, तो ये 10 या 12 वस्तुओं में से एक है, तो आपको पेश करना चाहते हैं हम। यहाँ जो पीएम म्यूजियम बना है उसमें रखा हूँ। वेट करी थी जब आपको मिलेगी, 10 साल से बताया करेंगे। 10 साल? जी 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट करना था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। पिछले हफ्ते जो हमारी व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप है, हमें एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। रीमा बुआ मेरे को रोज फोन करके पूछ रही है क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्या मैं ये वो बोल सकती हूँ। मैं भी आपका परिवार का हूँ भाई, आपको जो मर्जी पड़े वो बोलिए। बहुत अच्छा रट गया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इतने कीमती वक्त में आपने सबको आज यहाँ निमंत्रित किया राज कपूर के बर्थडे 100वीं बर्थडे पे अवसर पे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और पापा की पिक्चर के गाने की 1-2 लाइन याद आ गई। मैं ना रहूंगी, तुम ना रहोगे, लेकिन रहेंगी निशानियां। आपने इतना सम्मान प्यार दिया है, आज के दिन को सारी इंडिया देखेगी कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे ने कितना सम्मान कपूर परिवार को दिया है। राज कपूर साहब का बहुत बड़ा योगदान है जी। आपका स्वागत करने का अवसर मिला और राज साहब का 100वां जन्मदिन यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है जी। अब 1947 नीलकमल, अब 2047 को हम जा रहे हैं। 100 साल की एक प्रकार से जब यात्रा बनेगी तो कितना बड़ा देश को कंट्रीब्यूशन है। आजकल हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर इसकी बहुत चर्चा होती है कि भाई जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, शायद राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था। यानी एक बहुत बड़ी भारत को उनकी सेवा थी। रणबीर के साथ हुआ है, वो गाड़ी में बैठा था और एक रशियन टैक्सी ड्राइवर था और उसने बोला कि आर यू फ्रॉम इंडिया? ओह, एंड ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम राज कपूर्स ग्रैंडसन। से बेटा मेरे काम देखिए, मैं उनका पोता हूं, तो हमेशा मुझे फ्री टैक्सी फ्री हो जाती है। एक काम हो सकता है क्या, खास करके सेंट्रल एशिया, कोई ऐसी फिल्म बने जो वहाँ के लोगों के दिल दिमाग पर राज साहब आज इतने सालों के बाद भी, यानी आज भी उनका पूरा कंट्रोल है। मैं बताता हूँ, आज छोटे बच्चों को भी सिखाते गाते। हाँ, यानी उनके जीवन में प्रभाव है। मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ी ताकत है जी। हमें पुनर्जीवित करना चाहिए, हमें इसको नई पीढ़ी तक जोड़ना चाहिए और एक लिंक बने। अब ऐसा कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहिए और बन सकता है।
वो उनको इतना प्यार मिला उसमें कि ये थोड़ा से उनका नाम इंटरनेशनली भी बाहर गया और उनको बोल सकते हैं छोटे से तरीके से एक कल्चरल एम्बेसडर। लेकिन आज मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ, वो छोटे से कल्चरल एम्बेसडर थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो हमें ग्लोबल मैप में डाल दिया है। एंड वो हम वी आर सो प्राउड, ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज वेरी प्राउड। देखिए, देश की आज प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। सिर्फ योगा ले लीजिए जी, आज दुनिया के किसी भी देश में जाइए, योगा के प्रति इतना मम्मी और मैं, हम दोनों, बेबो, लोलो, हम सब योगा में बहुत रुचि रखते हैं। वैसे मैं दुनिया के जितने लीडर से मिलता हूँ, लंच डिनर अगर साथ में है तो मेरे अगल बगल में जितने भी है वो मेरे से योगा के लिए ही चर्चा करते हैं। एक छोटा सा ट्रिब्यूट है नाना जी के लिए। एक्चुअली दरअसल मेरा पहला फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर एंड मेरा सपना था कि मैं अपने फैमिली के साथ कुछ करूं, तो सब इस फिल्म में है। मैं एक चीज बोल सकती हूँ? बिल्कुल। ये वो ग्रैंडसन है, राधा ग्रैंडसन्स, मेरे दोनों बच्चे, ये अपने नाना को मिले नहीं है और ये पिक्चर बना रहे, और उनकी सब उस अरमान ने इतनी खोज की है हर चीज की, और उसमें थोड़ा बहुत जस्ट फॉर हिम ही इज मेकिंग। जो कुछ सीखे हम फिल्मों के माध्यम से और जो माँ ने सिखाया मुझे, उनसे सीखे हम। देखिए, जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो एक प्रकार से आप उसको जीते हैं जी, उस दुनिया को जीते हैं, तो आप बड़े भाग्यवान हैं जी कि भले आपने नाना जी को देखा नहीं, लेकिन नाना जी को जीने का आपको अवसर मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सपना है मेरा और आई एम रियली थैंकफुल, फुल फैमिली इज पार्ट ऑफ दिस। मुझे याद है हमारे यहाँ इनके फिल्मों की ताकत क्या थी। जनसंघ का जमाना था और दिल्ली का चुनाव था, तो चुनाव में जनसंघ के लोग हार गए, तो अडवाणी जी, अटल जी ने कहा यार चुनाव तो हार गए, क्या करेंगे, तो चलो बोले मूवी देखते हैं। तो वो मूवी देखने गए, राज कपूर साहब की मूवी फिर सुबह होगी। जनसंघ के दो नेता पराजय के बाद जाते हैं और मूवी देखते हैं फिर सुबह होगी, और आज फिर सुबह हुई। मैं चाइना में था, आपके पिताजी का एक गाना था, उसको वो प्ले कर रहे थे, तो मैंने मेरे साथियों को कहा, मैंने कहा इसका मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग करो, मैंने ऋषि साहब को भेजा था। अच्छा। और वो इतने प्रसन्न हो गए। इनफैक्ट अभी हाल ही में आप आई थिंक अफ्रीका गए थे, और वहाँ भी मैंने एक क्लिप देखा था, आप एक जवान के साथ खड़े थे और वो उस टाइम मेरा गाना गा रहे थे। समझा आप, पर मैंने वो क्लिप देखा था और काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा था, सब लोग बहुत खुश हो गए। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, गाना जो है, जो दुनिया को यूनाइट करता है, स्पेशली जो हिंदी गाने होते हैं, मतलब लोग गाते ही रहते हैं, शायद शब्द उनको समझ में ना आए, और ये मैंने काफ़ी देखा जब हम ट्रैवल करते हैं, खास करके ऑफ कोर्स विद राज कपूर सॉन्ग्स। बट इवन नाउ आई थिंक एक जो एक स्पेशल फीलिंग और एक सेंटिमेंट होता है हमारे गानों में, सब लोग बहुत इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं। और उसी के साथ एक क्वेश्चन था आपके लिए, क्या आप गाने सुन पाते हैं? मैं सुन पाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, कभी मौका मिल जाए तो मैं जरूर सुन लेता हूँ। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ, और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं, और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं, और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और थैंक यू फॉर ओपनिंग योर डोर्स, और हम सबसे मिलने के लिए और इतने एक्सेसिबल होने के लिए। तो बहुत मैं आपके पिताजी को मिला हूँ, और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। They are all big actors. We are not in the creative field. My children are trying level best. That we would be invited by the Prime Minister. मतलब पापा थैंक यू। 13, 14 और 15 दिसंबर को हम राज कपूर का एक रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NFDC और NFAI ने हमारी बहुत मदद की। हमने उनकी 10 फिल्म लेके उनको रिस्टोर किया है, ऑडियो और विजुअल।
तो हम पूरे हिंदुस्तान में कुछ 160 थिएटर्स में 40 सिटीज़, अराउंड 40 सिटीज़ उनकी फिल्में दिखा रहे। तो 13 तारीख को हमारा प्रीमियर है जो हम मुंबई में करें। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हमने बुलाया। थैंक यू। जय गणेश। हमेशा ड्रीम रहा है कि मैं उनके साथ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके बगल में बैठ के कुछ शब्द बोलूँ। ये तो हमेशा मेरे मन में था कि एक बार ऐसे होना है लाइफ में। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे दादाजी के 100th बर्थडे पर ये मौका मिला मुझे उनके साथ एक कमरे में बैठ कर के हमारी पूरी फैमिली के साथ उनके आसपास बैठना। आई थिंक उनकी जो एनर्जी है, एक पीसफुल सा, एक पॉजिटिव एनर्जी रहा है। And he truly is a global leader. उनकी एनर्जी, उनकी एक काइंडनेस और जो जेस्चर उन्होंने जैसे हमें वेलकम किया और एक राज कपूर जी के बारे में इतना बात किया, बहुत अच्छे सजेशंस और आइडियाज़ भी दी कि हम और क्या क्या कर सकते हैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए और दुनिया को एजुकेट करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए फॉर द फैमिली। राज कपूर जी जो मेरे दादाजी हैं, वो इतना प्यार, इतना सम्मान दिया परिवार को भी। मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ। आई थिंक दिस हैज़ बिन अ वेरी मॉन्यूमेंटल, बहुत ही मेमोरेबल डे है हमारी ज़िंदगी में। सो थैंक यू सो मच मोदी जी कि आपने हमें ये मौका दिया आपके साथ ये वक्त बिताने का, और दादाजी को इतना जो आपने सम्मान दिया, प्यार दिया। एक अच्छा प्रेजेंस लगता है कि हम एक लीडर से बात कर रहे हैं, अपने नेशन के हेड से बात कर रहे हैं, तो एक बहुत वार्म फीलिंग भी लगता है। एक बहुत अच्छी बात की कि राज कपूर साहब का सॉफ्ट पावर जो इंटरनेशनली है, जो इतना प्राइड है लोगों को ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में और सेंट्रल यूरोप में बहुत लोग जानते हैं। तो वो कह रहे थे कि हमें एक डॉक्यूमेंट्री या एक फिल्म बनानी चाहिए और किसी तरह इस मेमोरी को जारी रखनी चाहिए और डेवलप करनी चाहिए एक फिल्म। उनके साथ इतनी बातें की तो आज बस उनसे मिलके इतना मज़ा आया जैसे हमारे एक परिवार का हिस्सा हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी मेरी सफल हो गई नरेंद्र मोदी जी से मिलके आज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना के जवानों ने एलओसी के पास घुसपैठियों को पकड़ा है।